आदाब, गुड मॉर्निंग, खैर मकदम, इस्तकबाल आपका गुलिस्तान न्यूज़ के मॉर्निंग शो सलाम जेके में। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर वाफियत से होंगे। आज इतवार है और नून चाय के चुस्कियों के साथ आप हमारा ख़ास प्रोग्राम सलाम जेके देख रहे होंगे। मैं हूँ आपके साथ ज़ुहुल उलाबी। गवर कुछ इस प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे। 10 बजे तक आपका और हमारा साथ रहेगा और प्रोग्राम सलाम जेके में आपको देश दुनिया में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, मशरक़ी वस्ता में क्या कुछ हो रहा है, मुल्क की सूरत हाल क्या है, सियासत क्या कुछ कह रही है, और जम्मू कश्मीर की हम बात करेंगे। मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम लद्दाख भी आपको लिए चलेंगे, वहाँ पर भी एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। 10 बजे तक जब आपका और हमारा साथ रहेगा तो आपको बता देंगे कि सरहद पर फिर से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी हुई है। उसके आगे चलेंगे तो आपको बताएंगे कि एक बड़ा दौरा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का जम्मू कश्मीर का होने वाला है। कब ये दौरा होगा और जब ये दौरा होगा तो कितना ये अहम दौरा है जम्मू कश्मीर के लिए, उस हवाले से बात करेंगे। फिर आगे चलकर आपको बताएंगे कि कुछ बड़े फैसले हुकूमत ने लिए हैं, वो फैसले क्या है, उस हवाले से बात करेंगे। और साथ ही साथ मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम लद्दाख की भी बात होगी। बात क्रिकेट की होगी क्योंकि आज फिर से पाकिस्तान और भारत आमने सामने होंगे। साथ ही साथ मशरक़ी वस्ता भी आपको लिए चलेंगे कि गज़ा में क्या कुछ सूरत हाल है, क्योंकि UN सरबरा का दर्द जो है वो छिलका है अक़वाम मुत्तहिदा में। साथ ही साथ ट्रंप सरकार का एक बार फिर उन्होंने जो वीज़ा है उस पर फ़ीस बढ़ा दिया, जिससे सबसे ज़्यादा मुतासर जो है वो भारत के लोग होंगे। और बड़ी पेशरफ्त ये भी है कि भारत के एक जो मिनिस्टर है, वज़ीर है, वो अमेरिका का दौरा करने वाले हैं। वो दौरा कितना अहम है और किन मामलों पर बातचीत होगी, इन तमाम मामलों पर आज हम इस खास प्रोग्राम में बातचीत करेंगे। ग्राउंड ज़ीरो पर भी चलेंगे जहां से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ ज्वाइन करेंगे और ग्राउंड ज़ीरो की तफसीलात भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन टेलीविज़न स्क्रीन के साथ साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ अपनी आरा, अपनी राय रख सकते हैं। लेकिन प्रोग्राम की शुरुआत आई फॉर्मेट के हिसाब से हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ करेंगे कि माजी में आज के दिन की अहमियत क्या है, बताएंगे मेरे साथी गौहर कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुहुल उलाबी। तो प्रोग्राम की शुरुआत आई फॉर्मेट के मुताबिक तारीख में आज के दिन के हवाले से। आज 21 सितंबर हो और मुल्की और आलमी सतह पर आज 21 सितंबर को क्या कुछ हुआ है वो हम आपको बताएंगे। उसके बाद ही बाज़ाब्ता तौर पर खबरों का पिटारा हम खोलेंगे। लेकिन आज ही के दिन 21 सितंबर साल 1857 में बहादुर शाह सानी ने अंग्रेज़ों के सामने खुद सुपुर्दगी की है। ये आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 2000 में हिंदुस्तान और बरतानिया ताल्लुकात के लिए लिबरल डेमोक्रेटिक फ्रंट से इंडिया सोसाइटी का क़याम अमल में लाया गया है। और आज ही के दिन 21 सितंबर साल 1885 में हॉलैंड की आवाम ने हक राहदरी के लिए मुजाहरा किया, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 21 सितंबर साल 1831 में भाप से चलने वाली पहली बस बनाई गई है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1934 में जापान के होन्शो जजीरे में समंदरी तूफान से 4000 लोगों की मौत हुई है। और आज ही के दिन साल 1991 में आर्मेनिया ने सोवियत यूनियन से आज़ादी हासिल की। और आज ही के दिन 21 सितंबर साल 1999 में वस्ती तैवान में जलजले से तकरीबन 2400 अफराद की मौत हुई है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 21 सितंबर साल 2013 में दहशतगर्द तंजीम अल शबाब के हमले में 67 अफराद हलाक हुए। और आज ही के दिन साल 1815 में शाह विलियम अव्वल ने ब्रुसेल्स में हलफ लिया, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1905 में एटलांटा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का क़याम अमल में आया है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 21 सितंबर साल 1877 में जॉन और निकोलस दान ड्रेंडर ने आग बुझाने वाले आले का पेटेंट हासिल किया, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 21 सितंबर साल 1966 में हिंदुस्तानी तैराक महर सेन ने बॉस्फोरस चैनल तैर कर पार कर लिया, वो आज ही का दिन था। और साल था 1966। तो नाजरीन, थी तारीख में आज के दिन के हवाले से, यानी कि 21 सितंबर को मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है वो हमने आपको बताया है। अब खबरों की शुरुआत करेंगे हम भारत पाकिस्तान के हवाले से। लगातार अब सीज फायर वायलेशन की जो खबर है वो सामने आ रही है, क्या कुछ उस हवाले से तफसीलात है बताएंगे ज़ुहुल उलाबी। बिल्कुल,
जम्मू कश्मीर की सलामती सूरत के हवाले से बात करेंगे और बड़ी खबर यह है कि एक बार फिर से LOC पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी हुई है। अभी अगरचे इसकी तस्दीक नहीं है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये इंकशाफ किया गया है कि LOC पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी हुई है। लीपा वैली में पाकिस्तानी फ़ौज की जानिब से फायरिंग की गई है, जिसका भारतीय अफवाज ने भरपूर जवाब दिया है। और इतलात और ख़बरें ये भी है कि पाकिस्तानी चौकी को भी उड़ा दिया गया है, लेकिन अभी इसकी तस्दीक नहीं हुई है। ये भी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है। और बड़ी खबर ये कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से जंगबंदी माहिदा हुआ था, लेकिन अब इस माहिदे की खिलाफ वर्जी हुई है और लीपा वैली में पाकिस्तानी फ़ौज की जानिब से फायरिंग की गई है, जिसका भारतीय अफवाज ने भरपूर जवाब दिया है। इतलात और ख़बरें ये भी है कि एक पाकिस्तानी चौकी को भी उड़ा दिया गया है, लेकिन अभी इसकी तस्दीक होना बाकी है। आपको बता दें कि लीपा वैली में लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ पाकिस्तानी फ़ौज की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की इतलात सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय फ़ौज ने जब पाकिस्तान की जानिब से फायरिंग की गई तो बाद में एक पाकिस्तानी चौकी को धमाके से उड़ा दिया गया है। तमाम भारतीय फ़ौज की तरफ से इस खबर को अभी तक इसकी तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि LOC पर और ख़ासकर जो लीपा वैली है यहाँ पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी हुई है और पाकिस्तानी फ़ौज की जानिब से यहाँ पर फायरिंग हुई है, जिसके बाद भारतीय अफवाज ने उसका भरपूर जवाब दिया है और एक पाकिस्तानी चौकी उड़ाने की खबर भी सामने आ रही है। नाजरीन, बड़ी खबर आपको बताते चले कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान सरहद पर एक बार फिर सीज फायर वायलेशन की बात है, जो जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की बात आ रही है और खबर आ रही है कि पाकिस्तान की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की गई है लिपा वैली के अंदर। और इस फायरिंग के बाद ही ये भी खबर आ रही है कि फौज की जानिब से, भारतीय फौज की जानिब से पाकिस्तान की एक चौकी को उड़ाने की खबर, लेकिन इसकी अभी तक तस्दीक होनी बाकी है। और साथ ही साथ सरकारी तौर पर इसकी भी तस्दीक होनी बाकी है कि क्या वहां पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी हुई है, जिसके बाद ही जवाबी कार्रवाई के दौरान भारतीय अफवाज की जानिब से उस चौकी को उड़ाने की जो खबरें इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं, इसमें कितनी सच्चाई है। फिलहाल ज़राए के हवाले से ही खबर आ रही है कि लीपा वैली के अंदर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की गई है और इस जंगबंदी की खिलाफ वर्जी के बाद ही भारतीय अफवाज की जानिब से उसका जवाब दिया गया है। तफसीलात के लिए सीधा अपने नुमाइंदे शमीम भट्ट के पास चलते हैं। शमीम, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात हैं? जी, खबर मैं आपको बताता चलो। सराय जिला कपवारा के ये नौगाम सेक्टर लिपा वैली में आज सुबह 6 बजे के करीब पाकिस्तान की जानब से जो सीज फायर वायलेशन का ऐलान किया गया, जिसमें जबरदस्त फाइट हुई। फायरिंग के दौरान इंडियन आर्मी की जानब से यहाँ पे मुंह तोड़ जवाब दिया गया। जिस तरह लगातार आप देख रहे हैं शिमाली कश्मीर के साथ साथ अगर शिमाली कश्मीर की बात करेंगे, लाइन ऑफ कंट्रोल मचल सेक्टर की बात करेंगे, नौगाम सेक्टर की बात करेंगे, तो लगातार इंडियन आर्मी चौकन्ना है। जिस तरह आज भी पाकिस्तान की हरकतों की वहां से उन्होंने फायरिंग की और एक चौकी को निशाना बनाया है। यहाँ पे इंडियन आर्मी की जानब से यहाँ पे भी वापस जवाबी कार्रवाई में मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। तो फिलहाल जो है जरा ऐसे ये जिस तरह हम खबर चला रहे हैं, अभी तक किसी ने ये कंफर्म नहीं की या किसी ऑफिशियल की तरफ से या किसी ट्वीट के जरिए भी ये कंफर्म नहीं है क्या वहाँ पे कितनी गिरते वो फायरिंग हुई। मगर जिस तरह अभी सोशल मीडिया पे काफी जगह ये गर्दिश कर रही कि आज नौगाम सेक्टर वैली वहाँ पे जो है लिपा वैली में ये फायरिंग जो है सवेरे 6 बजे शुरू हुई। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराम करने के लिए। बाट शमीम हंदवारा से तफसीलात फराम कर रहे थे और बता रहे थे कि अभी तक कोई तस्दीक इसकी नहीं हुई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि खिलाफ वर्जी हुई है जंगबंदी की। पाकिस्तान की फ़ौज ने फायरिंग चलाई है, जिसके बाद उसका भारतीय अफवाज ने भरपूर जवाब दिया है। ये तो थी एक खबर, और एक बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं और आपको बता दें कि आइंदा के दिन जम्मू कश्मीर के लिए काफ़ी अहम है, क्योंकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं। और बड़ी खबर ये कि इस दौरे के दौरान वो सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे और मुतासरा आबादी के लिए बड़े रिलीफ पैकेज का भी इम्कान है, जो लगातार मुतालबा किया जा रहा है या अपील की जा रही है ख़ासकर लोगों की तरफ से, सैलाब मुतासरीन की तरफ से, कि उनकी बाज़ाबादकारी के लिए किसी बड़े पैकेज का ऐलान किया जाए। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जब जम्मू कश्मीर के दौरे पर आएंगे तो इस
बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान हो सकता है। आपको याद होगा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इससे पहले तमाम जो सैलाब ज़दा रियासतें थे, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का उन्होंने दौरा किया था और अब जम्मू कश्मीर की बारी है। और इत्तलात और ख़बर ये है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जल्द ही जम्मू कश्मीर के दौरे पर रवाना होंगे और जब वो जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे तो सैलाब से मुतासरा इलाकों का वो जायज़ा लेंगे। जी हाँ नाज़रीन, हम बात करेंगे पीएम मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे के हवाले से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जानिब से इसकी तस्दीक की गई है कि वो अगले हफ्ते जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे और वज़ीर आज़म के हमरा जो है मरकज़ी हुकूमत की एक आला सतही टीम भी होगी जो ख़ास तौर पर जम्मू सूबे के सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाकों में नुकसान का जामिया तखमीना लगाएगी और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो सैलाब से मुतासरा इलाकों का फ़िज़ाई सर्वे भी करेंगे और उसके साथ साथ ही कई मुतासरीन से उनकी मुलाकात भी मुतवक्का है। लेकिन ये दौरा जो होगा ये सिर्फ एक दिन का दौरा होगा पीएम मोदी का, यानी कि अगर वो सुबह आएंगे तो शाम को उन्हें वापस जाना होगा। इस तरह की इतलात मौसूल हो रही हैं। ये एक दिन का वज़ीर आज़म का दौरा, और ये भी माना जाता है कि नवरात्रा के दौरान जो आने वाले यानी कि कल से बाज़ाब्ता तौर पर नवरात्रि की शुरुआत होगी तो इस सिलसिले में एक बड़े पैकेज का भी ऐलान किया जा सकता है। मुतासरा आबादी के लिए बड़े रिलीफ पैकेज का इम्कान है, इस तरह की इतलात मौसूल हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ से अगर हम बात वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की करते हैं तो वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से भी इस हवाले से कहा गया है कि जम्मू कश्मीर को जो हालिया बारिशें हुई हैं जानी और माली नुकसान हुआ है। किश्तवाड़ के अंदर भी जानी नुकसान हुआ है, कटरा के अंदर भी जानी नुकसान हुआ है, ये उनकी जानिब से कहा गया। और साथ ही साथ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर तकरीबन 330 पुल तबाह हो गए और उसके साथ साथ ही कई सड़कें भी तबाह हो गई हालिया बारिशों के दौरान। पीएम मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे के हवाले से तफसीलात के लिए हमारे साथ शिल्पा शर्मा है। शिल्पा, ज़रा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ इस हवाले से तफसीलात हैं? पीएम मोदी का दौरा, क्या तारीख तय हुई, डेट फिक्स हुई है कि किस तारीख को पीएम मोदी जम्मू कश्मीर आ रहे हैं? इस समय अगर मैं लोगों की बात करूं तो वो तमाम लोग जो कि काफी ज्यादा फ्लड अफेक्टेड वो लोग हैं जिनके घर बर्बाद हुए हैं, जिनके सामानों को नुकसान पहुंचा है, तो इस समय वो तमाम लोग जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है वो केंद्र सरकार एक पैकेज को जो है वो अनाउंसमेंट करेगी। देखिए, जिससे पहले की बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह आए थे, उसके बाद टीम जो है वो केंद्र की टीम यहाँ पर पहुंची थी, 5 दिन जो है वो असेसमेंट की गई थी, आकलन किया गया था और उसके बाद डेटे को तैयार किया गया था। अब कल से नवरात्रि शुरू हो रही है। सोर्सेज के मुताबिक अगर बात करें तो जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इन नवरात्रों के दौरान जो है वो जम्मू संभाग या फिर जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में, उन इलाकों में जो कि फ्लड अफेक्टेड एरिया है वहां पर एरियल सर्वे करेंगे, क्योंकि हिमाचल और पंजाब की बात करें तो वहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है एरियल सर्वे किया और वहां पे जो है वो पैकेज का अनाउंसमेंट किया, यानी कि पैकेज उनको दिया। लेकिन अब जम्मू कश्मीर जो है वो इंतजार कर रहा है, वो तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब पैकेज की जो है वो अनाउंसमेंट की जाएगी। देखिए, एक दिवसीय दौरा रहेगा जिस प्रकार से आपने कहा, लेकिन ये एरियल सर्वे रहने वाला है। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह जब पहुंचे थे तो तब उनका भी शेड्यूल जो है वो एरियल सर्वे का था, लेकिन वो जमीन पर उतरकर उन्होंने लोगों से बातचीत की थी, लोगों का हाल जाना था कि क्या कुछ मुश्किलात का सामना उन्हें उस दौरान जो है वो करना पड़ा है। तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लोगों के बीच उतरे और उनके हालात जो है वो जाने की कितनी परेशानियों का जो है वो उनको उस दौरान जो है वो गुजरना पड़ा है। तो अब इस समय देखिए इंतजार इस प्रकार का किया जा रहा है कि पैकेज कब दिया जाएगा। तो हो सकता है संभावना इस प्रकार से कि बाकी अन्य राज्यों के मुकाबले जो है वो जम्मू कश्मीर को बड़ा पैकेज जो है वो मिलने की संभावना यहाँ पर जो है वो जताई जा सकती है। जिस तरह से जो अपील की जा रही थी सियासी पार्टियों की तरफ से भी, हुकूमत की तरफ से भी कि जम्मू कश्मीर को इस वक्त बड़े पैकेज की ज़रूरत है, तो क्या यह उम्मीद की जाए, ये इम्कान है कि इसी दौरे के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस पैकेज का ऐलान कर सकते हैं? देखिए, पहले गृह मंत्री अमित शाह आए, उसके बाद केंद्र की टीम पहुंची, असेसमेंट किया, डेटे को पूरी तरीके से तैयार किया है। तो अब केवल और केवल जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दौरा है। दौरा होने के बाद जो है वो तुरंत इस प्रकार की संभावना है कि तुरंत जो है वो बड़े पैकेज की जो है वो अनाउंसमेंट की जाएगी, क्योंकि तमाम लोग नजरें जो है वो गड़ाए बैठे हैं, क्योंकि इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह जब पहुंचे थे तो तब ये कहा जा रहा था कि अब अनाउंसमेंट जो है पैकेज की जाएगी। तो इस प्रकार से जब दौरा कंप्लीट होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का
तो तब जो है वो बड़े पैकेज की अनाउंसमेंट जो है वो जरूर की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराम करने के लिए। शिल्पा शर्मा जम्मू से तफसीलात फराम कर रही थी और बता रही थी कि इस दौरे पर सबकी नज़रें हैं और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जब जम्मू कश्मीर आएंगे तो सैलाब से मुतासर इलाकों का वो दौरा करेंगे। साथ ही साथ बड़े पैकेज के ऐलान का भी उम्मीद की जा रही है कि इस दौरे के दौरान वो बड़े पैकेज का ऐलान कर सकते हैं। लेकिन वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला इस हवाले से सैलाब मुतासरीन के हवाले से क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी बात भी आपको सुनाते हैं। नुकसान बहुत हुआ है, जानी नुकसान, खासकर 2 यात्राओं के दौरान किश्तवाड़ में और कटरा में माली नुकसान भी बहुत हुआ है। हमारे 330 के आसपास पुल जो हैं वो बह गए हैं। 1500 से ज़्यादा किलोमीटर हमारी अपनी सड़कें जो हैं वो तबाह हो चुकी हैं। बहुत सी सरकारी बिल्डिंगों को नुकसान हुआ है, हमारे खेतों को नुकसान हुआ है, फसल को नुकसान हुआ है और हमारे हॉर्टिकल्चर जो है, हमारे मेवे को नुकसान हुआ है। इन सब चीज़ों को देखते हुए हम उम्मीद करेंगे कि हमारे नुकसान का उसका जायज़ा लिया जाए और उसके लिए एक पैकेज दिया जाए ताकि हम लोगों को मुआवजा दे सकें। अब वज़ीर आज़म साहब आ रहे हैं, जाहिर सी बात है ये सारी बातें हम उनके सामने रखेंगे और उम्मीद करेंगे कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कुछ अच्छा सा एक पैकेज जो है यहाँ दे के जाए। चलिए नाज़रीन, ये थे वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पीएम दौरे के हवाले से। उन्होंने कहा कि सभी जो बातें हैं उनके सामने रखेंगे जो जो नुकसान जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ है और उम्मीद करते हैं कि एक बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान भी वो कर सकते हैं। बढ़ते आगे बात अब करेंगे जम्मू कश्मीर के हवाले से। एक अहम आज सुबह ही जो इस वक्त मुल्क के अंदर सेवा पर्व प्रोग्राम चल रहा है, उस सेवा पर्व प्रोग्राम के तहत आज श्रीनगर के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की जानिब से एक युवा रन का एहतमाम किया गया है। श्रीनगर के अंदर ज़बरवन पहाड़ियों के अंदर ये ज़बरवन पार्क जो है वहाँ पर इसकी शुरुआत हुई है। सेवा पर्व मुहिम के तहत भारतीय जनता पार्टी जो युवा मोर्चा जम्मू कश्मीर है उनकी जानिब से नरेंद्र मोदी युवा रन फॉर ड्रग फ्री इंडिया मुहिम का आगाज़ किया गया है। इस मौके पर जो वादी कश्मीर के वस्ती कश्मीर के 3 अजला श्रीनगर, बडगाम और गांदरबल से बड़ी तादाद में नौजवानों ने शिरकत की है, क्योंकि ये मखसूस इन 3 अजला के नौजवानों के लिए रखा गया था ये प्रोग्राम। और ये रन ज़बरवन पार्क से शुरू होकर SKICC तक निकाली गई है, जिसका मकसद माशरे को मनशियात से पाक बनाने का पैगाम देना है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर अशोक कौल और उसके साथ साथ ही असम्बली के अंदर जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा और दीगर भारतीय जनता पार्टी के लीडरान भी इस मौके पर मौजूद थे। यही एक आज का मैसेज है कि हमको देश को नशे से मुक्त करना है। ये जो एक बहुत बड़ी एक बिद्दत, एक गलत चीज़ जो हमारे युवाओं में, देश भर के युवाओं में किसी की योजना से, किसी की गलती से हम लोगों को इस लत में डाला गया है, उसको दूर करने के लिए एक ये अवेयरनेस प्रोग्राम जो हमने 17 तारीख से शुरू किया है और ये 2 अक्टूबर तक चलेगा। उसी में आज 21 तारीख को ये नमो युवा रन इसका आयोजन किया है। इस नमो युवा रन में हम ये संदेश देना चाहते हैं अपने सभी नौजवानों को कि हमको नशे से मुक्त रहना चाहिए। इसलिए आप देखेंगे कि इसमें हमारा लोगो भी है कि ये जो रन है ये नशा मुक्त भारत है और हम इसको नशा मुक्त जम्मू कश्मीर, नशा मुक्त कश्मीर ये अवेयरनेस करने के लिए कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा हर नौजवान, हमारा हर बालक ये नशे से मुक्त रहे। ये इसका मेन मकसद है, उसीलिए आज हमने इसको रखा। हमने इसकी शुरुआत आज सेंट्रल कश्मीर से की है। इसमें मुझे लगता है कि कश्मीर का नौजवान जो इस स्वप्न के साथ, इस ड्रीम के साथ इस मैराथन में जुड़ रहा है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत है, भारत की तरक्की, कश्मीर की तरक्की। तो आपको लगता है इससे अवेयरनेस भी होती है? डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है। नौजवानों के अंदर जितना आप इस प्रकार के कार्यक्रम करोगे, विशेषकर स्पोर्ट्स के कार्यक्रम करोगे,
तो नौजवानों में एक दिशा डायरेक्शन अलग रहती है, ड्रग्स से दूर रहते हैं, बुरे कामों से दूर रहते हैं। तो ये भी एक हमारा लक्ष्य उद्देश्य है इस मैराथन का। जी, जहाँ तक ड्रग्स को लेकर इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, मगर ओवरऑल अगर हम देखेंगे कई सारे बिग फिशेस जो है अभी भी मार्केट में, अगर देखा जाए उन चैनल्स को बंद किया जाए तो मुझे लगता है कि आ, नशा मुक्त से दूर है। इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, ड्रग्स का जो एक कारोबार है ये अब क्रॉस कंट्री वहाँ से लगभग भारत में आ रहा है। और आप देखेंगे नमो युवा रन, जिसका पैगाम है नशा मुक्त भारत और नशे मुक्त भारत को लेकर, आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं सबुर्बन पार्क में मौजूद हूँ, जहाँ पर जी हाँ बाज़ाब्ता तौर पर लोगों के साथ जो टी शर्ट लगी है नशा युवा के साथ साथ, अगर मैं बात करूँ नशा मुक्त भारत को लेकर, नमो युवा रन जो है जिसका आज एक ग्रैंड लॉन्च है, आगाज हो रहा है और दुनिया भर तक ये पैगाम पहुंचाई जा रही है कि पूरे भारत के साथ साथ अपने जम्मू कश्मीर में भी युवाओं को नशे से दूर रखा जाए। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज़, श्रीनगर, कश्मीर। चलिए, सेवा पर्व की तरफ से सेवा पर्व के हवाले से तकरीबात का सिलसिला जारी है। जम्मू कश्मीर में आपको याद होगा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की 75वें सालगिरह के मौके पर इस मुहिम का आगाज़ किया गया था। और एक बड़ी खबर आपके सामने रखते हुए आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में लगातार इन प्रोग्रामों का सिलसिला जारी है और आज जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में भी सेवा पर्व मुहिम का आगाज़ हुआ, जिस दौरान जो झील डल है वहाँ पर सफाई की गई, सफाई मुहिम का आगाज़ हुआ, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने शिरकत की। साथ ही साथ जो दीगर अफसरान और लोगों की खास तादाद जो है इस मुहिम में उन्होंने हिस्सा लिया और झील डल की सफाई की गई। ये ताज़ा तरीन तस्वीरें आपके सामने। आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सेवा पर्व के तहत डल की सफाई मुहिम का आगाज़ किया, जिसमें लोगों की खास तादाद ने शिरकत की। और इस दौरान ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बोट्स के ज़रिए जो है डल की सफाई की गई और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इस तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद थे। उनके अलावा जो जम्मू कश्मीर के दीगर अफसरान और साथ ही साथ लोगों की खास तादाद ने भी इस मुहिम में हिस्सा लिया। और मुहिम का मकसद ये है कि साफ़ सुथराई को यकीनी बनाया जाए ताकि जो झील डल है वो मज़ीद खुशनुमा मंजर जो है वो पेश करे, सयाहों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। और इस हवाले से लगातार इस मुहिम के तहत तकरीबात का सिलसिला जम्मू कश्मीर में जारी है। सभी अधिकारी, यहाँ उपस्थित सभी स्वच्छता कर्मी, सिविल सोसाइटी के मेंबर्स, भाइयों और बहनों, स्वास्थ्य, स्वच्छता और समावेशी शासन के संकल्प के साथ 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पर्व का यह उत्सव पूरे जम्मू कश्मीर में मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में आज सामुदायिक भागीदारी से डल लेक के सफाई का अभियान प्रारंभ हुआ है। मैं श्रीनगर के सभी प्रबुद्ध नागरिकों और स्वच्छाग्रहियों का इस कार्यक्रम में हृदय से अभिनंदन करता हूं। हमारे यहाँ हमारी संस्कृति में बड़ा मशहूर श्लोक है, पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः खादन्ति वृक्षाणि फलम् नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सताम विभूतयः। हिंदी में अगर उसको कहें तो वृक्ष तो नहीं फल बखाए, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण है साधुन धरा शरीर। अगर मैं इसका भावार्थ बताऊं तो हमारी परंपरा में मान्यता है कि नदियां अपना जल स्वयं कभी नहीं पीती, बल्कि दूसरों के उपकार के लिए नदियों में पानी बहता है। पेड़ स्वयं अपने फल को कभी नहीं खाते, बल्कि दूसरों के पेट भरने के लिए उन्हें फल देते हैं। वैसे ही बादल भी अपने बरसाए हुए जल द्वारा उगाई फसल को कभी नहीं खाते। मुझे लगता है ठीक उसी प्रकार समाज के प्रबुद्ध जनों का जीवन
सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज की सेवा और दूसरे की भलाई के लिए समर्पित होता है। मैं समझता हूं कि सदियों से इन आदर्शों ने हमारे देश की आवाम का मार्गदर्शन किया है। हम सब जानते हैं कि डल झील का अस्तित्व अपने से ज्यादा आवाम के लिए महत्वपूर्ण है। डल झील यहाँ की पहचान है, सबकी पहचान है। डल हो, नगीन हो, ये जम्मू कश्मीर की तमाम झीलें और नदियाँ यहाँ की आवाम की जीवन रेखा है और एक बहुत बड़ी आबादी आवाम की अपनी आजीविका के लिए भी उनको निर्भर करती है। और इसलिए केवल एसएमसी का, एलसीएमए का या सरकारी कर्मचारियों का ये जिम्मा नहीं है, बल्कि ये आवाम की भी नैतिक जिम्मेदारी है कि सेवा भाव से डल झील तथा बाकी जो हमारे। चलिए, ये तो सेवा पर्व के हवाले से तकरीबात का इनकाद लगातार जम्मू कश्मीर में हो रहा है और बड़ी तकरीब आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में श्रीनगर में मुनक़्क़द हुई है। तकरीब फिलहाल जारी है। आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। और जम्मू कश्मीर हुकूमत ने एक नई कमेटी तश्कील दी है। आपको याद होगा कि जो गैर मुमकिन खर्च के लिए ये नई ज़ैली कमेटी जो है वो तश्कील दी गई है और इस कमेटी के सरबरा ये ज़िम्मेदारी जो है वो नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी कमेटी के सरबरा मुकर्रर किए गए हैं और इन्हें काम सौंपा गया है कि ये रेवेन्यू रिकॉर्ड को दुरुस्त करेंगे। साथ ही साथ इन्हें 3 माह का वक्त दिया गया है कि 3 माह के अंदर इन्हें सिफारिशात पेश करनी होंगी। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर हुकूमत ने ये कमेटी तश्कील दी है और इससे पहले 2022 में LG के ज़ेर क़यादत इंतज़ामिया के तहत इसी तरह की एक 3 टायर आलस्ता कमेटी कायम की गई थी। अब 3 साल बाद गैर मुमकिन खर्च से मुतल्लिक मसाइल की जाँच के लिए एक ताज़ा ज़ैली कमेटी तश्कील दी है। इस हवाले से हुक्मनामा जारी हुआ है जिसमें कहा गया कि कमेटी में जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी, काबीना के वज़रा जावेद अहमद डार, जावेद अहमद रैना को भी रखा गया है और 2025 के पैनल को गैर मुमकिन खर्च से मुतल्लिक तमाम मसाइल की जाँच करने और जारी होने के 3 माह के अंदर अपनी जो सिफारिशात है वो पेश करने होंगे। और इस हवाले से ये कमेटी तश्कील दी गई है। इस पर हम मज़ीद बातचीत करेंगे। सीधा आपको श्रीनगर लिए चलेंगे जहाँ से गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इमरान नाई को हमारे साथ ज्वाइन करेंगे इस पर मज़ीद जानकारी के लिए। और आपको याद होगा कि कमेटी तो तश्कील दी जाती है लेकिन फिर क्या वो कमेटियाँ काम करते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और ये जो एक नई कमेटी तश्कील दी गई है, क्योंकि इससे पहले भी एक कमेटी तश्कील दी गई थी साल 2022 में और फिर उसमें फ़ेज़ वाइज में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स को रखा गया था और फिर ये उस हवाले से कमेटी तश्कील दी गई थी। लेकिन क्या वजूहत है कि वो कमेटी काम नहीं कर पाई या अपनी रिपोर्ट जो है पेश नहीं कर पाई और अब नई एक कमेटी जो है वो तश्कील दी गई है। सीधा आपको श्रीनगर लिए चलेंगे, गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इमरान नाई को हमारे साथ है। इमरान, अपडेट कीजिएगा। हम लगातार देख रहे हैं कि कमेटियाँ तो तश्कील दी जाती है लेकिन फिर क्या वो रिपोर्ट पेश करती है, उसमें वो कामयाब होती है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। और ये जो नई कमेटी तश्कील दी गई है, क्या काम इनको सौंपा गया है और क्या डेडलाइन इनको दी गई है? देखिए ज़हूर, पहली बात यह है कि ये हमारे सिस्टम का एक अलमिया है कि यहाँ पे सरकार की जानिब से किसी भी डिपार्टमेंट को लेके उस डिपार्टमेंट को स्ट्रीमलाइन करने की बात की जाती है या डिपार्टमेंट को बेहतर बनाने की या फाल बनाने की कोशिश की जाती है। लेकिन जब हम रियलिटी उसकी देखते हैं या ग्राउंड ज़मीन स्तर पर फिर चीज़ों को देखते हैं तो वहाँ हमें उसके बरक्स चीजें नजर आती है। और स्पेशली जहां तक इस गैर मुमकिन खर्च का ताल्लुक है, जैसे आपने भी कहा कि दरअसल सरकार ने 2022 में एक 3 टायर पैनल, एक 3 टायर कमेटी का ऐलान किया था जिसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज डिप्टी कमिश्नर्स को चेयरमैन मुकर्रर किया गया था। 6 मेंबर्स पर वो कमेटी थी। दूसरी कमेटी डिविजनल सतह पर डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, डिविजनल कमिश्नर जम्मू जो है वो उस कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर किए गए थे। और इसके अलावा साथ साथ एक कमेटी जो है वो बनाई गई थी यूटी लेवल की और उस कमेटी में जो है चेयरमैन जो है वो रेवेन्यू के जो कमिश्नर सेक्रेटरी है वो मुकर्रर किए गए थे।
जी इमरान, आप कंटिन्यू कीजिए, आपकी आवाज़ आ रही है। इमरान, क्या आप तक आवाज़ आ रही है? चलिए इमरान से दोबारा ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दी कि ये नई ज़ैली कमेटी जो है वो तश्कील दी गई है और इन्हें ये ज़िम्मेदारी दी गई है कि उन ज़मीनों की जांच हो जो आबी ज़खायर के आसपास दर्ज नहीं थी लेकिन रेवेन्यू रिकॉर्ड में गलत दर्ज हुआ था। साथ ही साथ रेवेन्यू रिकॉर्ड को दुरुस्त करने और कुदरती पानी के बहाव में रुकावट डालने वाली गैर कानूनी तजावज़ात का अजाला करने के लिए कमेटी तश्कील दी गई है। साथ ही ये कमेटियाँ मुख्तलिफ अजला में सर्वे के मशकूक की निगरानी करेंगे और टाइम लाइन तक जो है अपना रिपोर्ट पेश करेंगे। इमरान, क्या आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? जी कंटिन्यू कीजिए। मैं बात ये कर रहा था कि ये जो कमेटी थी 2022 की, इसको 3 टायर कमेटी का नाम दिया गया था और इसमें जो यूटी लेवल की जो कमेटी 7 मेंबर्स पर बनाई गई थी और उसके चेयरमैन जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के वो बनाए गए थे। 3 साल गुजरने के बावजूद भी उस कमेटी का क्या रद्द-ए-अमल रहा, उस कमेटी की क्या प्रोग्रेस रही, वो इस चीज की अक्कासी करता है कि सिर्फ 3 सालों के अंदर गवर्नमेंट को दोबारा से एक नई कमेटी, एक फ्रेश कमेटी बनानी पड़ी जिसमें नायब वजीर आला और 2 काबीना वज़रा को मुकर्रर किया गया है। और जहां तक पहली कमेटी का ताल्लुक है, उस कमेटी का टास्क ये था कि जो भी गैर मुमकिन खड्स है, गैर मुमकिन दरिया है, गैर मुमकिन नाले वगैरह हैं। गैर मुमकिन खड्स का मतलब ये होता है कि जो हमारी जो वाटर बॉडीज हैं, जो हमारे नदी नाले दरिया है, उनके जहां से पानी गुजरता है, जिसे हम वाटर कोर्स कहते हैं, जहां से पानी चलता है उसके साइड जो भी जमीन बचती है, उस जमीन का चूंकि लैंड रिकॉर्ड्स में, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में नाम गैर मुमकिन करार दिया गया है। यानी कि वो जमीन सरकार की जमीन होती है और उस जमीन पर किसी भी किस्म की जो तजावुजात है, कंस्ट्रक्शन है, वो बिल्कुल उस पर पाबंदी है, उस पर कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती है। और दूसरा है कि वो जमीन दरअसल जो हमारी वाटर कैनल्स होती है, जो फ्लड चैनल्स होती है, जो हमारी वाटर बॉडीज होती है, वो उसी की जहां से पानी गुजरता है उससे इरिगेशन फ्लड कंट्रोल देखता है और जो बची हुई जमीन होती है उसे रेवेन्यू महकमा जो है कंट्रोल करता है। लेकिन बदकिस्मती यह है कि जम्मू कश्मीर में ये जो गैर मुमकिन खड्ड से ये एक बहुत बड़ा माफिया है। मुझे नहीं लगता है कि आम लोग इससे वाकिफ होंगे। इवन की सरकार में बैठे हुए लोग जो हैं उसमें भी बहुत सारे अभी इस चीज से नावाकिफ होंगे कि ये इतना बड़ा माफिया है। लेकिन जो ब्रोकर्स इसके हैं उन्होंने करोड़ों का पैसा कमाया, खासकर अगर आप जम्मू, सांबा, कठवा जाएंगे, इसी तरीके से कश्मीर वैली में आप डिस्ट्रिक्ट बडगाम जाएंगे, बारामूला, गांदरबल, बाकी अजला की तरफ देखेंगे, जहां पे भी ये जो गैर मुमकिन खड्ड से ये जो जमीन है जो सरकार की है, जिस पर पाबंदी है सरकार की तरफ से, लेकिन आज आप देखेंगे इस पे कब्जा किया हुआ है, इस पे दुकानें बनी है, इस पे मकान बनाए गए, इस पे कंस्ट्रक्शन है, इस पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तामीर की गई है और जो कैनल्स थी, जो फ्लड चैनल्स थी, जहां से पानी गुजरता था, और इस पे कब्जा किया गया और उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हमारी सरकार है। और अब जहां तक इस कमेटी के टास्क का ताल्लुक है, 2022 की कमेटी को यही टास्क दिया गया था कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी है जिसके डिप्टी कमिश्नर चेयरमैन मुकर्रर किए गए थे, और जो डिविजनल लेवल की कमेटी बनाई गई थी उसके डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, डिविजनल कमिश्नर जम्मू चेयरमैन बनाए गए थे, और यूटी के जो लेवल की कमेटी थी उसके चेयरमैन जो है कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू डिपार्टमेंट मुकर्रर किए गए थे। और कमेटी को ये टास्क दिया गया था डिस्ट्रिक्ट लेवल की कि आप जरा देखिए कि जहां पे आप आइडेंटिफाई कीजिए ये जो गैर मुमकिन खड्स है, गैर मुमकिन दरिया है, गैर मुमकिन नाला है, आप देखिए, आप इसके खसरा नंबर को लेके इसको आइडेंटिफाई कीजिए, एसेस कीजिए, कब्जा कितना हुआ है, इसकी रिमोट सेंसिंग जो मैपिंग है वो कीजिए, वो फिर आप डिविजनल सतह की कमेटी को भेजिए, डिविजनल सतह की कमेटी उसको एसेस करेगी, यूटी सतह की कमेटी को जो है वो उसको भेजेगी। और लेकिन उस कमेटी के 3 साल मुकर्रर हुए अभी तक, चूंकि वो एक उसमें बहुत बड़ा मैंडेट उस कमेटी को दिया गया था। बहरकैफ अब 3 साल के बाद एक नई कमेटी अब एलजी उमर अब्दुल्ला सरकार ने बनाई है और इस कमेटी का भी यही टास्क है। 3 महीने का वक्त दिया गया है। जनाब, आप एक काम कीजिए कि आप गैर मुमकिन खर्च जो है इसको आइडेंटिफाई कीजिए, इसको आप सर्वे कीजिए, और जहां जहां पे गवर्नमेंट को ये आप
रिकमेंडेशन कीजिए, इसकी जहां 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 इस रिलेटेड इशू है वो आप आइडेंटिफाई कीजिए, ताकि आप गवर्नमेंट को भेज सके और गवर्नमेंट बाद में ये जो जमीन है इसको रिट्रीव कर सके, यानी कि जिन लोगों ने इस पे कब्जा किया हुआ है वो इसको बहाल कर सके। मुख्तसर में एक बात ऐड करना चाहूंगा, जो अभी हमने सैलाबी सूरत हाल जम्मू के अंदर देखी, तबाही हमने देखी, कश्मीर में मामूली सी बारिशें होती है 2014 के तबाहकुन सैलाब के बाद, हमारी ना सरकार होश में आई, ना उन्होंने कुछ सीखा, पैसे तो करोड़ों में आए, ना ही हम आवाम ने कुछ सीखा है। और उसकी वजह यही है कि हमारी सरकार में जो बैठे हुए ऑफिसर्स है उन्होंने परमिशंस दी, और ये जो गैर मुमकिन खर्च है, इनके कागजात बनना नामुमकिन है, इस पे कब्जा किया गया है, ये जमीनें खाई गई है। आप देखिए जहां जहां से आप इन नालों नदी नाले देखेंगे जहां पे ये गैर मुमकिन खर्च है, इस जमीन पर इस वक्त तजावजात खड़ी की गई है। और रिपोर्ट्स हमारे पास ये है कि जम्मू के कठवा, सांबा और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में, कश्मीर में भी ये एक माफिया है जो माफिया बन गया। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। इमरान नाई को तफसीलात फराहम कर रहे थे और बता रहे थे कि अब जिन्होंने गैरकानूनी तौर पर कब्जा किया है, खासकर जो नदी नालों के किनारे वाले सरकारी ज़मीन है, उस पर उनके खिलाफ अब कार्रवाई होगी और कमेटी को इस काम सौंपा गया है। आगे बढ़ते हैं और एक खबर आपके सामने रखते हैं। और बात जब हम डिजिटल दौर में हैं या डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, तो इस वाले से जम्मू कश्मीर हुकूमत ने भी एक बड़ा फैसला लिया है और डिजी लॉकर में मौजूद जो असनाद है उसको मुस्तनद माना जाएगा। तमाम महकमों को डिजी लॉकर अपनाने की हिदायत भी दी गई है और इस हवाले से कहा गया कि IT डिपार्टमेंट की तरफ से मुकम्मल तकनीकी मावनत जो है वो फराहम की जाएगी। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने गवर्नेंस और पेपरलेस इंतज़ामिया को फ़रोग देने के लिए बड़ा ऐलान किया है कि डिजी लॉकर महफूज तमाम दस्तावेज़ात और असनाद सरकारी मकासद के लिए मुस्तनद और मोतबर तस्वुर किए जाएंगे। इस हवाले से जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की जानिब से एक सर्कुलर जारी हुआ है, जिसमें तमाम सरकारी महकमों, पब्लिक सेक्टर इदारों और मशावरती बोर्ड्स को हिदायत दी गई है कि वह लाजमी तौर पर डिजी लॉकर सिस्टम को अपनाए और इसका मुकम्मल इंतज़ाम करे। डिजी लॉकर हुकूमत हिंद का एक नुमाया मनसूबा है जो क्लाउड बेस्ड प्लेटफार्म पर महफूज तरीके से सर्टिफिकेट्स और दस्तावेज़ात के इजरा या ज़ख़ीरा, शेयरिंग और तस्दीक की सहूलत फराहम करता है। हुकूमत ने वाज़ा किया कि जो महकमे कागजी दस्तावेज़ात पर इन्हिसार जारी रखेंगे उन्हें गवर्नेंस उसूलों की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब समझा जाएगा। यानी ये ज़रूरी है अब कि गवर्नेंस का इस्तेमाल किया जाए और साथ ही साथ जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो डिजी लॉकर में अपनाए। हुकूमत ने ये वाज़ा किया है कि कागजी दस्तावेज़ात पर जो है वो गवर्नेंस उसूल के मुर्तकिब खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब पाए जाएंगे और इस अमल को आसान बनाने के लिए IT डिपार्टमेंट की जानिब से मुकम्मल तकनीकी ताउन डिपार्टमेंट या मुख्तलिफ इदारों को फराहम किया जाएगा। और इसमें कई लोगों को शामिल किया गया है कि किसी भी तकनीकी सहूलियत के लिए उनसे मदद ली जा सकती है। चलिए नाज़रीन, ये थी IT के हवाले से खबर। अब ज़रा बढ़ते हैं आगे। बात अब जनूबी कश्मीर के सिरगुफवारा की भी करते हैं, जहां पर एक बड़ी खबर आ रही है कि वहां पर आके एक हौलनाक वारदात के नतीजे में 3 रिहायशी मकान नजरियातश हुए हैं। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग ज़िला के सिरगुफवारा इलाके के अंदर आग की एक हौलनाक वारदात में 3 रिहायशी मकान खाकिस्तर हुए हैं, जिसके नतीजे में लाखों करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है। पुलिस और फायर सर्विस अमले की बरवक्त कार्रवाई से आग को अगरचे मजीद फैलने से रोका गया है। ताहम आग की इस वारदात में ये तस्वीरें जो हैं कि किस तरह से आग की इस हौलनाक वारदात में 3 रिहायशी मकान खाकिस्तर हुए हैं और फायर सर्विस अमला, मकामी लोग, पुलिस, फौज की जानिब से आग पर काबू पाने की कोशिश की गई है और अगरचे आग को मजीद फैलने से रोका गया, लेकिन आग की इस वारदात में फ़िलहाल 3 रिहायशी मकान नजरातश हुए हैं। जिस दौरान इन रिहायशी मकानों के अंदर जो मौजूद साजो सामान था वो राख की ढेर में तब्दील हो गया। पुलिस ने इस हवाले से केस दर्ज किया और तहकीकात शुरू कर दी। आया इस हवाले से अभी तक ये वजूहात सामने नहीं आई है कि आग लगने की असल वजह क्या है, क्या शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है या किसी और तरीके से वजह से आग लगी है। इस पर तहकीकात जारी है। लेकिन सिरगुफवारा के अंदर ये जो खबर आई है कि पहले एक रिहायशी मकान से आग अचानक नमूदार हुई, जिसने देखते ही देखते मज़ीद 2 रिहायशी मकानों को अपनी लपेट में ले लिया और 3 रिहायशी मकान
खाकिस्तर हुए हैं, जिस दौरान लाखों रुपए जो है वो राख की ढेर में तब्दील हो गए। बिल्कुल, आग वारदात का न थमने वाला सिलसिला जम्मू कश्मीर में जारी है। जनूबी कश्मीर हो या शुमाली कश्मीर या वस्ती कश्मीर, हर गुजरते दिन के साथ आग वारदात के जो इतलात है वो सामने आ रहे हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर माली नुकसान उठाना पड़ रहा है। और ये श्री गफ्फारा अनंतनाग में भी एक आग के होलनाक वारदात सामने आई है, जिसके नतीजे में 3 रिहायशी मकानात जो है वो जलकर खाकस्तर हुए हैं। और इस वजह से अब अगरचे आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन आग की इस वारदात में बड़े पैमाने पर जो रिहायशी मकानात हैं उनको नुकसान पहुंचा है। और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह आग की शोलों ने पूरे रिहायशी मकान को अपनी लपेट में ले लिया है। बताया जा रहा है कि अचानक एक घर से आग नमूदार हुई, जिसने देखते आसपास के जो दीगर मकानात हैं उनको भी अपनी लपेट में ले लिया। सीधा अनंतनाग आपको लिए चलेंगे, गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा पीर मुजफ्फर हमारे साथ है। मुजफ्फर, अपडेट कीजिएगा, ये जो आग की वारदात सामने आई है, क्या कुछ नुकसान हुआ है? बिल्कुल ज़ोहर, मैं आपको बता दूं, देर रात ये डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग का के कलान इलाका शरीफुपारा में है, जहां पर देर रात आग की एक होलनाक वारदात रहनुमा हुई, जिसमें आनन फानन करीबन 3 रिहायशी मकानात को अपने लपेट में ले लिया। काफी नुकसान वहां पर देखने को मिला। पहले अगरचे एक मकान में आग नमूदार हुई थी, लेकिन आपको पता है कि अगर हम इन इलाकों की बात करें, वहां पर ज्यादा यानी कि जो मकानात एक दूसरे के करीब होते हैं, ड्यू टू कंजक्शन आग ने जल्दी दूसरे मकानात पे अपनी गिरफ्त मजबूत की, जिसके नतीजे में 3 रिहायशी मकानात खाकस्तर हुए। अगरचे मुकामी लोगों ने बर वक्त आग पे काबू पाने की कोशिश की, लेकिन ताहाल वो सफल नहीं हुए। लेकिन इसके बाद ही फायर सर्विस डिपार्टमेंट भी ऑन टूज वहां पर ही, इसके साथ साथ पुलिस भी आई। लेकिन अब कुल मिलाकर जो ये इस वक्त बेयारो मददगार बन गए, इनका ये कहना है कि हम जिला इंतजामिया से मुदबाना अपील कर रहे हैं, क्योंकि अब सर्दी के आयाम आने वाले हैं, जितना मुमकिन हो सके हमारे लिए राहत कार्य के हवाले से इकदाम उठाया जाए। वही मैं बता दूं, जोर ऐसे जो ये मामला पेश आ रहे, कहीं न कहीं हमें इन सतर्क रहना चाहिए, एहतियात बरतना लाजमी है। एक तरफ क्या नुकसान का तखमीना लगाया गया है कि कितना नुकसान यहाँ पर हुआ है? जो वहाँ पे जो मुकामी लोगों का कहना है कि मैं बता दूं जोर, जब ये ऐसे मामला पेश आते हैं, कोशिर कहावत मकान से गड़ तिलाई खबर को आता है। इसी तरह जो वहाँ पे ये माला असबाब बिल्कुल राख के ढेर में तब्दील हो चुका है, और उनका ये कहना है लगभग करोड़ की जो जायदाद वो राख के ढेर में तब्दील हो चुकी है, और कहीं न कहीं अब इनके लिए कुछ सहारा भी नहीं रहा, जो आप तस्वीर में बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। पीर मुजफ्फर अनंतनाग से तफसीलात फराहम कर रहे थे और बता रहे थे कि नुकसान काफ़ी हुआ है। जानी नुकसान अगरचे नहीं हुआ, लेकिन माली नुकसान हुआ है, और इस वजह से हुकूमत से भी अपील की गई है कि वो इसकी तरफ तवज्जो दे और मुतासरीन की बाज़ाबातकारी के लिए इकदाम उठाए जाए, ताकि उन्हें किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। बात आगे बढ़ते हैं और एक खबर आपके सामने रखते हैं, और बात बिजली के हवाले से करते हैं। और आपको बता दें कि वस्ती कश्मीर गांदरबल का कंगन इलाका, जहाँ पर बिजली मुतासर हुई है, और इतलात के मुताबिक मकामी लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि महकमे बिजली की लापरवाही से अब ये मामूल बन गया है, क्योंकि शाम 5 बजे के बाद बिजली ब्रेक डाउन जो है वो लगातार देखा जा रहा है, और उन्होंने अब इंतज़ामिया से मुदाखलत की अपील की है। आपको बता दें कि गांदरबल ज़िला के कंगन से नारनाग तक तकरीबन 40 ऐसे इलाके हैं जो गुज़िश्ता रोज़ शाम 5 बजे से बिजली ब्रेक डाउन के बाद तारीकी में डूबी हुए हैं। मकामी लोगों ने बरहमी का इजहार करते हुए इस इलाके में कहा कि अक्सर बिजली की सप्लाई जो है वो मुतासर रहती है, और उनका कहना है कि बिजली मुतासर रहने से उन्हें कई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बार बार शिकायत के बावजूद हुकाम बिजली लाइनों की सही देखभाल नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से इस तरह के ब्रेक डाउन जो है वो अब मामूल बन गया है। और ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं कि बिजली लाइन की क्या हालत हुई है, जिस वजह से यहाँ पर खासकर कंगन इलाके में लोगों को लगातार बिजली के हवाले से मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। बड़ी खबर नाज़रीन, हम आपको बता रहे हैं कि ज़िला गांदरबल के तकरीबन 40 ऐसे गांव हैं जहां पर कल शाम 5 बजे से बिजली ब्रेक डाउन हुआ है, जिसके नतीजे में वहां पर लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है कल शाम 5 बजे से। और जो मकामी लोग हैं या मुतासरा इलाकों के लोग हैं, उन्होंने महकमा बिजली की लापरवाही
कहा है कि महकमे बिजली की लापरवाही की वजह से इलाके के लोग मुश्किलात के शिकार हैं, और साथ ही साथ ये भी कहा है कि मुतअद्दिद इलाकों के अंदर जो तरसीली लाइनें हैं बिजली की वो काफ़ी खस्ता हो चुकी हैं। चाहे हम खंभों की बात, बिजली खंभों की बात करेंगे या बिजली लाइन की बात करेंगे तो काफ़ी बोसीदा हो चुकी हैं, जिसकी वजह से भी आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और बार बार इंतज़ामिया और मुतल्लिका महकमे की नोटिस में लाने के बावजूद भी इलाके के अंदर, इन मुतासरा इलाकों के अंदर बिजली की जो सप्लाई लाइन है उसे सही नहीं किया, उसकी मरम्मत नहीं हुई है, जिसकी वजह से कल शाम 5 बजे से इलाके के अंदर बिजली ब्रेकडाउन हुआ है और लोगों को मुश्किलात पेश आ रहे हैं। सीधा गांधरबल कंगन आपको लिए चलेंगे। कश्मीर ब्यूरो चीफ मोहम्मद सलीमानी हमारे साथ है। मोहम्मद सलीमानी, अपडेट कीजिएगा कि ये बिजली जो मुतासर रहती है, कौन कौन से इलाके हैं जो ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं और इसके पीछे क्या वजूहात हैं? देखो ज़हूर, एक कंगन नारनाग की बात करेंगे जो एक लम्ब है पीडीसीएल का, इसमें काफी 2-3 सालों से चल 12 जो गुलिस्तान टीवी ने हाईलाइट किया था ये मसला, तो पिछले 2-4 महीने से एक उम्मीद सी जाग गई थी कि वांगत में एक ग्रिड स्टेशन बन गया था, इसकी जो इनाग्रेशन होने वाली है। लेकिन पिछले 2-3 महीनों से लगातार जो इसमें अंडर फॉल्ट आता है ये लाइन, इसकी ये सबसे बड़ी कारण है कि इस फीडर को पूरी तरह से सुपरविजन नहीं होता है। अगर ये कहा जाता है कि ग्राउंड लेवल में अगर लाइन मैन के हाथ में होता था कि इसमें जो चीजें लगती हैं, इक्विपमेंट्स लगते हैं, अगर सुपरवाइजरी होती है, अगर आपके पास जेई है, अगर आपके पास एई है, अगर आपके पास एडब्ल्यू है, उसके बाद एक्शन है। ये नहीं होता है कि अगर आपके पास कोई फॉल्ट आए, पीसी आए, उसके लिए एमडी आए, उसके लिए एसएचओ आए, जब लोगों को ये मुश्किल सामने होते हैं तो लोगों को मजबूर किया जाता है वो सड़कों पे आए। उसके बाद क्या होता है कि जो पुलिस स्टेशन एसएचओ होता है उस बेचारे को वहां पे मुश्किलातों का अजाला ढूंढना पड़ता है। लेकिन अगर कंसर्न के जो जिम्मेदार बैठे हैं, जैसे एडब्ल्यू है, जेई है, अगर आपने दिन में देखा, जो आपने विजुअल चलाए, ये इस लाइन की हालत है कि जो 12 इन्होंने शट डाउन किए, लेकिन अभी शाख तराशी के लिए आपने देखा कि 11,000 की लाइन किस तरह इस से गुजर रही है। 12 लोगों को ये गुहार लगा रहे थे कि हर एक दिन 2 घंटे का फॉल्ट होता है, एक दिन 4 घंटे का फॉल्ट, रात के 12 बजे तक जो केपीडीसीएल के लाइन में है और इंस्पेक्टर है या दूसरे लोग हैं, उन बेचारों का ये सुपरवाइजरी ये होती है कि आखिरकार इन चीजों को क्या कारण है फॉल्ट आ रहे हैं। अगर ये चीजें, तो 40 गांव के लोग पिछले महीने से ये लगा रहे हैं कि जब तक आप इस ग्रिड स्टेशन हमको इन चीजों से अदाला कराए, सो दैट कि जहां पे आपने देखा 40 गांव में कोई ऑक्सीजन, किसी को घर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। और इस टाइम कश्मीर में आपने देखा ये चल रहा है, सीजन चल रहा है। तो क्या इस हवाले से आपने महकमे के जिम्मेदारों से बात की, उनकी जानिब से कोई यकीन दहानी की गई कि कब तक मुकम्मल तौर पर बिजली को रेस्टोर किया जाएगा? यकीन दहानी तो ये देखो, ये यहाँ पे जो लाइनमैन जब लोग बेचारे वो लोग भी फोन करते हैं उनको, उनके हाथ पे ये उनमें देख रहे हैं फॉल्ट हफ्ते में अगर एक बार आए एक्सेप्ट करते, लोग भी मान लेते हैं। लेकिन जब आपको हफ्ता भर फॉल्ट कर दे, मुलाजमीन जब एक तो उनको लोकल में नौकरी होनी चाहिए, उनको ग्रीवेंस के लोग जाते हैं वहां पे वो बात करते हैं तो जैसे करते हैं। तो इसलिए केपीडीएसएल के एमडी साहब या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या एमएलए कंगन मियां मेहर अली, जिस पर जिम्मेदारी दी कि उनको इसको इजाला करना चाहिए। और चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। मोहम्मद सलीमानी कश्मीर ब्यूरो चीफ कंगन से हमारे साथ है और बता रहे थे कि कंगन में जो है कई घंटों तक बिजली मुतासर रहती है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 9:30 हुआ चाहते हैं, यहाँ पर हम छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के उस पार आएंगे तो बात ट्रेन सर्विस के हवाले से होगी कि जो ट्रेन सर्विस शुरू की गई उससे लोगों को कितना फ़ायदा पहुंचा। फिर आपको रामबन भी लिए चलेंगे क्योंकि बारिशों का सिलसिला ख़त्म हो गया, मौसम ठीक हो गया, लेकिन ज़मीन धंसने का सिलसिला अभी भी जारी है और कई मकानात जो है क्रैक्स पड़े हैं मकानों में और लोगों को आर्जी ढांचों में मुंतकिल कर दिया गया है। उस हवाले से बात करेंगे और फिर मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम लद्दाख की भी बात होगी क्योंकि लद्दाख से भी एक बड़ी खबर है और भारत पाकिस्तान के दरमियान आज फिर से मुकाबला है, उस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर।
ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। प्रोग्राम सलाम जेके में नाज़रीन एक और पड़ाव में हम दाखिल हो चुके हैं। बात ज़रा अब करेंगे जम्मू कश्मीर के हालत स्ट्रक्चर के हवाले से, क्योंकि जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से खासकर वज़ीर सेहत सकीना यतू की जानिब से ये बाज़ाब्ता तौर पर डॉक्टरों को हिदायत दी गई हैं, जहाँ पर जो ज़िला अस्पताल है वहाँ पर डॉक्टरों को हिदायत दी गई हैं कि वो बिला ज़रूरत ज़िला अस्पतालों को ये हिदायत जारी करते हुए कहा गया है कि मरीज़ों को गैर ज़रूरी तौर पर शेरी कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी कि सिकम सोरा रेफर ना किया जाए। बाज़ाब्ता तौर पर हिदायत दी गई है। महकमे सेहत के मुताबिक मामूली नौइयत के केसेस को भी सिकम्स भेजने की वजह से ये आला तिबी इदारा गैर ज़रूरी बोझ का शिकार होता है और असल मुस्तहिक मरीज़ों को वहाँ पर फिर मुश्किलात पेश आ रही हैं। और आपको बताते चले कि एक एदाद शुमार के मुताबिक 1000 रेफर होने वाले मरीजों में सिर्फ 80 मरीजों को दाखिल किया जाता है, जबकि बाकी जो इब्तिदाई जांच के बाद उन्हें फारिग किया जाता है। इसलिए उन डॉक्टरों को हिदायत दी गई है कि वो बिला ज़रूरत मरीजों को सिकिम सोरा रेफर ना करे। दूसरी तरफ से जो माहिरीन है उनका कहना है कि ज़िला और सब डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में सहूलियात और डॉक्टर्स की दस्तियाबी के बावजूद लोग मामूली अमराज के इलाज के लिए भी सिकम्स का रुख करते हैं, जिससे वहाँ पर भीड़ बढ़ती है। और ये वज़ीर सेहत की जानिब से ज़िला अस्पतालों को ये हिदायत दी गई है कि गैर ज़रूरी रेफरल ना करे और मकामी सतह पर दस्तियाब सहूलियात का बेहतर इस्तेमाल करे। और साथ ही साथ सिकम्स इंतज़ामिया से हर ज़िला की बुनियाद पर रेफरल का तफसीली डाटा तलब किया गया है ताकि उस रुझान की वजूहात सामने लाई जा सके। महकमे सेहत की जानिब से कहा गया है कि अगर डॉक्टरों की जानिब से बिला वजह रेफरल का सिलसिला जारी रहा तो इस पर कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है। लेकिन दूसरी तरफ से जो लोग हैं उनकी जानिब से ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि अस्पतालों के अंदर जो सहूलियात है अक्सर बेशतर या माहिर डॉक्टरों की अदम दस्तियाबी की वजह से भी सिकम्स या दीगर बड़े अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है। और साथ ही साथ जो तिबी सहूलियात इन अस्पतालों के अंदर है वो कहीं ना कहीं उस तरह की नहीं है जिसके लिए उन्हें सिकम सोर या दीगर बड़े अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा। अगर ज़िला अस्पतालों के अंदर या सब डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों के अंदर वो सहूलियात हो, वो डॉक्टर जो माहिर डॉक्टर हैं वो वहाँ पर दस्तियाब हो, तो उन्हें सिकम सोरा रेफर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये उस वक्त ज़रूरत पड़ती है जब वहाँ पर तिबी माहिरीन या उस तर्ज की जो तिबी सहूलियात है जो उस मरीज़ के लिए ज़रूरी है वहाँ पर ना हो, उसकी वजह से उनको फिर रेफ़र किया जा रहा है। लेकिन वज़ीर सेहत की जानिब से कहा गया है कि बिला वजह या गैर ज़रूरी तौर पर मरीज़ों को सिकम सोरा रेफ़र ना किया जाए। चलिए नाजरीन, ये थी सेहत के हवाले से खबर। अब जरा बढ़ती आगे, बात अब जिला रामबन की करते हैं, क्योंकि जिला रामबन के अंदर लगातार हमने कुछ सालों से देखा है कि वहां पर जमीन धंसने का सिलसिला जारी है। लेकिन हालिया बारिशों के बाद जिला रामबन के अंदर भी बड़ी खबर आ रही है कि गूल इलाके के अंदर जमीन धंसने का सिलसिला जारी है। जिला रामबन के गूल इलाके में हालिया शदीद बारिशों की वजह से 1 दर्जन से जायद मकानात को नुकसान पहुंचा है और जो मुतासरा ख़ानदान है, मुतासरा लोग हैं, उन्हें महफूज मकामात के अंदर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। ये जो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से मकानों की दीवारों में दरारें पड़ गई है और लोग वहाँ पर नकल मकानी करने पर मजबूर हो रहे हैं। तकरीबन आपको बताते चले कि रवा माह की 3 तारीख को मुसलसल बारिश से पूरे जो मलिकपुरा का सब डिवीजन मोइला इलाका है गूल का, यहाँ पर तकरीबन 15 मकानात और फसल जो है वो बिल्कुल तबाह हो गई और वहाँ पर वो ज़मीन जो है वहाँ पर भी दरारें पड़ गई हैं, दीवारों में दरारें पड़ गई हैं। और अचानक होने वाले इस नुकसान से कई ख़ानदानों के पास अपने घर खाली करने पड़े हैं और उस खाली घर करने के अलावा उनके पास कोई चारा ही नहीं बचा। ताहम मकामी इंतज़ामिया ने फौरी तौर पर जो मलिकपुरा है, जो गूल इलाका है, जहाँ पर ये मोइला इलाका जहाँ पर ये ज़मीन धंसने का वाक़या पेश आया है, उनको गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की इमारत में आर्जी तौर पर फ़िलहाल मुंतकिल किया गया है, जहाँ उनका गुजर बसर हो रहा है। लेकिन दीगर अफराद ने अब तक की इमदाद पर अदबी इत्मीनान का इजहार किया है। मे नाव फातिमा
मेन घर वोल गुमन मर बकरवाल खाना बदोश न जमीन न मे जमीन में तो जमीन गई लेस तथा दरियाव सह गई दरियाव वह आज बेकार वह आमत कॉलेज लकट लकट बच्चे 7 बच्चे तम हेत आमुत कॉलेज वह क्या कर बहुत अगर मदद कर गवर्नमेंट हना जगह में अकिस कमरस हेतम तथ मन बनावा बह पन मकान तथन बेहमा ये हेतम मूल मन अगर मदद करे गवर्नमेंट। देखिए सर, इन्होंने तो उसके बाद जो खर्चा पानी था, जो जैसे आटा चावल वगैरह, ये तो मिला हम सबको, इनको मिला, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी सब कुछ मिला। लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो पूरा महल्ला डैमेज हुआ है, इसके बारे में इन्होंने कोई 1-2 पर्सन को यहाँ पर कुछ रिलीफ दिया है, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि बाकी वाले जो है खाली 6500 रुपये इनके अकाउंट में आया है। उसके बाद हमें कोई खास रिलीफ, कोई खास इमदाद अभी नज़र नहीं आई। जैसे कि हमने डिमांड किया था कि 5-5, 10-10 मरले इनको दिया जाए, अभी तक वो ज़मीनी सतह पर कोई काम नज़र नहीं आया। और उसके बाद इन्होंने कहा था कि इनके लिए सरकारी दूसरी इमदाद भी की जाए, कुछ पैसे फंड्स दिए जाएंगे, जैसे एमएलए साहब ने भी ऐलान किया था, इम्तियाज साहब ने भी कुछ किया था, लेकिन अभी वो हमें कुछ खास तौर पर उसका असरात जो है नज़र नहीं आए। देखिए, जो इम्तियाज साहब ने कहा था, उन्होंने कहा वो आपके पास है, अगर आप हम मेरे पास है, अगर अभी भी चाहिए आपको अभी भी दे सकते हैं। लेकिन इम्तियाज साहब ने यकीन दिलाया है कि हम कुछ, उसने लाख रुपए का तो उसके आपके सामने उस वक्त ऐलान किया था, लेकिन उन्होंने कहा मजीद मैं इसके अलावा भी कुछ करना चाहता हूँ और आपको एक साथ करके दूंगा, क्योंकि 10-15। चलिए, बात रामबन की हो रही थी, जम्मू कश्मीर की हो रही थी। अब आपको मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम लद्दाख के लिए चलेंगे, चूँकि लद्दाख और मरकज़ के दरमियान जो बातचीत का सिलसिला या मुज़ाकरात का सिलसिला रुक चुका था, वो अब दोबारा शुरू होने जा रहा है। और ये अहम पेशरफ्त तो हुई है कि 6 अक्टूबर को दिल्ली में एक इजलास तलब किया गया है। वज़ारत दाखिला ने कमेटी इजलास के शेड्यूल का ऐलान किया है और आपको बता दें कि मुज़ाकरात का दौर जो है वो अब दोबारा शुरू हो गया है और इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर हुक्मनामा जो है वो भी जारी किया गया है। वज़ारत दाखिला ने लद्दाख की हाई पावर कमेटी के अगले इजलास का नोटिस जो है वो जारी कर दिया है। इजलास 6 अक्टूबर को सुबह 11 बजे नई दिल्ली में मुनक़्क़द होगा। इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी यूटी लद्दाख को ज़रूरी कार्रवाई के लिए मुतल्ला किया गया है ताकि कमेटी अरकान की शमूलियत के लिए इंतज़ाम शुरू किए जा सके। आपको बता दें कि मीटिंग कर्तव्य 52 में मुनक़्क़द होने की तवक्का है, जिस पर जो लद्दाख के या जो उन लोगों के मुतालबात हैं उन पर गौर खोज किया जाएगा। खासकर जो 4 नुकाती एजेंडा है उस पर बातचीत की जाएगी। एक नए मुश्तरका मरकज़ी सेक्रेटरीट कम्प्लेक्स, कई अहम वजारतें इसमें शामिल होंगी। वज़ारत दाखिला, ताहम लेह एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के रहनुमाओं के साथ रियासती का दर्जा देने के मुतालबात, छठे शेड्यूल के तहफ़्फ़ुज़ात, यूटी से मुतल्लिक़ दीगर मसाइल पर बातचीत के लिए ये कमेटी जो है वो तश्कील दिया और ये अहम मीटिंग बुलाई। इस पर हम मज़ीद बातचीत करेंगे। सीधा आपको लद्दाख लिए चलेंगे। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा महमूद इसाक हमारे साथ है। इसाक, अपडेट कीजिएगा, ये जो हम देख रहे थे कि मुज़ाकरात का सिलसिला थम चुका था लेकिन अब दोबारा इजलास जो है वो तलब किया गया है, क्या कुछ मज़ीद जानकारी आपके पास है? महमूद इसाक से हम दोबारा ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि लगातार जो इस वाले से जो समाजी कारकुन सोनम वांगचुक, उन्होंने 35 रोज़ा भूख हड़ताल भी शुरू की थी, वो भूख हड़ताल पर है और शायद उसी का नतीजा है कि जो मरकज़ है या वज़ारत दाखिला है उन्होंने ये इजलास तलब किया है। और आपको बता दें कि 16 अक्टूबर को ये इजलास होने वाला है दिल्ली में, जिसमें जो इस कमेटी के जो मेंबर हैं वो इसमें शामिल होंगे, अपनी बात वहाँ पर रखेंगे और मरकज़ के जो वज़ारत दाखिला की टीम है उनके साथ वो बातचीत करेंगे। मोहम्मद इसाक हमारे साथ है। इसाक, क्या आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? जी बताएं। अपडेट कीजिएगा इस मीटिंग के हवाले से, जो लगातार हम देख रहे थे मुज़ाकरात का जो अमल था वो तातुल का शिकार था, लेकिन बिलाखिर अब 6 अक्टूबर को दिल्ली में इजलास तलब किया गया है। जी, यूनियन गवर्नमेंट के साथ मीटिंग को लेके लद्दाख में कहीं न कहीं अब एक वेलकमिंग स्टेप के हिसाब से देखा जा रहा है, क्योंकि जब थुप्सन सेवंग वापस आया था
लेह एपेक्स बॉडी में। और इसके बाद लेह एपेक्स बॉडी के सभी मेंबर्स ने एक प्लेटफॉर्म पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि तुर्तम सेवांग जो है नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक को लीड करेंगे। और उसके बाद जब अंचल साइड पे तुर्तम सेवांग जी खुद पहुंचे तो उन्होंने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि आने वाले समय में यूनियन गवर्नमेंट के साथ एक न्यूट्रल प्लेस को रखते हुए जो डायलॉग का सिलसिला है उसको आगे रखा जाएगा। तो उस सिलसिले में अब 6 तारीख को यूनियन गवर्नमेंट के साथ यानी यूनियन होम मिनिस्ट्री के साथ जो है हाई पावर्ड कमेटी का मीटिंग जो है तय हुआ है। और इस हवाले से लद्दाख के अंदर जो खासकर लीडर्स हैं उन्होंने इस टॉक्स को रिज्यूम करने पर कहीं न कहीं वेलकम किया है और यकीन दहानी और एक उम्मीद बनाए बैठे हैं कि आने वाले जो टॉक्स होगा तो उसमें कहीं न कहीं जो है एक अच्छा डिसीजन जो है वो देखने को मिल सके। दूसरी जानिब भारतीय जनता पार्टी ने रिसेंटली जब इस टॉक्स के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इस टॉक्स के सिलसिले में टीसी लेट अशी गेल्सन का एक बड़ा रोल उन्होंने बताया और साथ ही साथ जिस तरह से अब टॉक्स रिज्यूम हुआ है और तो उसके चलते सोनम वांगचुक से भी उन्होंने गुजारिश की कि जो फास्ट है उसको एंड किया जाए। और अब इस बार का जो मीटिंग है वो काफी क्रूशियल होने वाला है लद्दाख के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि लद्दाख के मुद्दों को लेकर एक तरफ से लेह में अनशन लगातार जारी है, दूसरी जानिब लेह एपेक्स बॉडी में कहीं न कहीं तब्दीली है क्योंकि कांग्रेस के इस वक्त जो है लेह एपेक्स बॉडी से बाहर है। और दूसरी तरफ जो है हाई पावर्ड कमेटी में जो कमेटी में कौन कौन जो है लद्दाख से जाएगा और जब वहां पे मीटिंग होगा तो मीटिंग में कौन से मुद्दों के ऊपर डिस्कस करेगा, क्योंकि इससे पहले आपको बता दें लद्दाख के जो जॉब्स के हवाले से डोमिसाइल के हवाले से डिसीजन गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है। और अब चूंकि लद्दाख के जो बॉडीज हैं उनका लगातार बार बार कहना है कि जब हम नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक करेंगे तो हम हमारे असल मुद्दों पे बात करेंगे, यानी 6 शेड्यूल और स्टेटहुड के मुद्दों पर हम बात करेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। मोहम्मद इसहाक का तफसीलात फराहम कर रहे थे लद्दाख से और बता रहे थे कि मुज़ाकरात का अमल जो है वो दोबारा शुरू हो चुका है। आगे बढ़ेंगे, बात आज के दिन के हवाले से करेंगे और आपको बता दें कि आज फिर से हाई वोल्टेज मैच जो है वो होने वाला है और एशिया कप 2025 सुपर 4 का आज दूसरा मैच होगा और ये मैच भारत पाकिस्तान के दरमियान खेला जाएगा। और भारत अब तक इस पूरे टूर्नामेंट में नाकाबिल शिकस्त रहा है। गुज़िश्ता मैच में पाकिस्तान को उन्होंने हराया था 7 विकेटों से और फिर हैंडशेक मामले पर तनाज़ा भी हुआ था, लेकिन इस बार अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या इस बार हैंडशेक होगा या नहीं। लेकिन बड़ी बात ये कि दोबारा भारत और पाकिस्तान आज एशिया कप सुपर 4 के दूसरे मुकाबले में आमने सामने होंगे। आपको बता दें कि दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा। भारतीय वक्त के मुताबिक 8 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस 7:30 बजे शुरू होगा। दोनों कप्तान सूर्य कुमार यादव और सलमान आगा मैच का आगाज़ करेंगे, टॉस का आगाज़ करेंगे। और ये मैच इसलिए भी खास है क्योंकि गुज़िश्ता 14 सितंबर को जब मैच हुआ था तो भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था, जिस पर तनाज़ा खड़ा हो गया था। आज के हाई वोल्टेज मैच में शायकीन एक बार फिर दोनों टीमों के खिलाड़ियों के रवैये पर नज़र रखेंगे और जिस तरह से पाकिस्तान को पिछले मुकाबले में शिकस्त का सामना करना पड़ा था, इस बार कहा जा रहा है कि कई तब्दीलियाँ की जा रही है। जो सैम अयूब है उनको शायद वो ओपनिंग करते हैं, आज शायद वो ओपनिंग नहीं करेंगे, 1 डाउन पे शायद खेलेंगे। इसके साथ साथ जो हमने ओमान के खिलाफ इंडिया की टीम देखी उसमें भी शायद कोई बदलाव या तब्दील जो है वो की जा सकती है। लेकिन फ़िलहाल जो स्क्वाड है भारत का उसमें अभिषेक शर्मा है, शुभमन गिल है, सूर्य कुमार यादव कप्तान के तौर पर, तिलक वर्मा है, संजू सैमसन विकेट कीपर के तौर पर, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, जितेश शर्मा, रिंकू सिंह, अर्शदीप सिंह और हर्षित रैना होंगे। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान से सैम अयूब, साहिबजादा फरहान, मोहम्मद हारिस विकेट कीपर के तौर पर, फ़ख्र जमान, सलमान आगा कप्तान, हसन नवाज़, मोहम्मद नवाज़, फ़हीम अशरफ, शाहीन शाह अफरीदी, सुफियान मुकीम, अबरार अहमद, हुसैन तलत, हसन अली, खुशदिल शाह, हारिस रूफ और मोहम्मद वसीम जूनियर इस स्क्वाड में शामिल है। और आपको बता दें कि ये मैच 7:30 बजे जो है वो शुरू होने वाला है। तो चलिए नाज़रीन, फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहिए। गुलिस्तान न्यूज़ पर दिन भर खबरों, तज्ज़िये और तबसरों का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ गौहर कुछे और ज़हूर लुलावी को इजाज़त दीजिए। आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।